नमस्कार, अवध टीवी में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का कोई भी इशू हो रहा था, आप उसमें तदक नालों को जरूर देख रहे होंगे, और खासकर एपीपीएससी पेपर स्कैम जो हुआ था उसमें इन्होंने अपनी जो सहभागिता सबसे ज्यादा निभाई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नारो भाई। थैंक यू सो मच सर। पिछले हम काफी साल से, अगर बोले तो कई सालों से आपको लगातार देख रहे हैं। आप अपने समाज के लिए या फिर बोले तो अपने प्रदेश के लिए, आप बच्चों के लिए खासकर बहुत आवाज उठा रहे हैं। तो ये कहाँ से आपके अंदर ये जर्नी शुरू हो गया कि आपको लगा कि बच्चों के लिए कम से कम खड़ा होना पड़ेगा? कहाँ से शुरू किया आपने इसको? सबसे पहले थैंक यू सो मच आकाश भाई। आई थिंक आपका साथ पहला इंट्रोडक्शन है, पहला मीटिंग है, आई मीन डिस्कशन है जी। ये एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो इशू है, एक्चुअली मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था या फिर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि कभी दिन ऐसा मूवमेंट में जुड़ना है या फिर इतना लंबा जर्नी तय करना है। ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं था। एक्चुअली 2017 में जब मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन, जब एपीपीएससी जो एग्जामिनेशन लिखा था जी, उसमें हमने देखा है कि हम लोगों ने बहुत जोरों शोरों से प्रोटेस्ट किया था उस समय में। तो उस समय का जो एनोमलीज है उसको लेके हमने सरकार को भी और प्लस कमीशन को भी बहुत हमने दिल से रिक्वेस्ट किया था ये करेक्शन करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ नहीं है। बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। इनफैक्ट टेनिस कोर्ट में बहुत दिन तक हमने प्रोटेस्ट करके वहाँ पे सोया भी है। तो उसके बाद हमने देखा कि फिर 2021 में एक एग्जाम लिखा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आया। और 2022 में जब हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पदंग सर, उसका थ्रू से जब हम लोगों को पता चला कि स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ मछली बाजार चल रहा है, तब हम लोग का दिल टूट गया। तो तब से लेके हम लोगों ने खास करके मैंने पर्सनली ऑन माय पर्सनल कैपेसिटी मैंने ये ताम लिया था कि जब तक यहाँ में एक राइटफुल आउटकम ना आए इसमें हम चुप नहीं बैठेगा। तो तब से लेके 22 सितंबर 2022 से लेके, इनफैक्ट मूवमेंट उससे पहले था, क्योंकि ये पेपर लीकेज जो है 25 ये अगस्त का है 2022 जी। तो ग्यामर पदंग सर को मिला, तेचीपुरु सर को मिला, इनफैक्ट पूरा टीम से मिला जी जी। वहां से लेके फिर हमने मूवमेंट वहां से शुरू किया, और हमारा एक ही चीज था कि इशू किसी भी हालत में सही तरीका से रिजॉल्व होना है, और ये जब तक सही तरीका से रिजॉल्व नहीं होगा इसमें हम चैन से नहीं बैठ सकता है। आपको क्या लगता है कि अभी इशू रिजॉल्व हो गया है? ऐसा है तो वही जर्नी में ही हमने बहुत कुछ देखा है कि, और उसका ही वजह से जब से 2022 से लेकर अभी 2024 हो गया, ऑलमोस्ट 2 इयर्स से तो ज्यादा हो गया, तो फिर भी हमने इसको अभी तक छोड़ा नहीं है। तो जहां तक रिजॉल्व का बात है, हमने सरकार को और प्लस जो कंसर्न अथॉरिटी है एक ही चीज बोला है, देखो हमको ना सरकार से कुछ प्रॉब्लम है ना कोई अथॉरिटी से कुछ प्रॉब्लम है। हमारा एक ही कंसर्न है कि एपीपीएससी जो स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है, इसमें जो भी यहाँ पे जो भी गड़बड़ी चल रहा था, अभी इसको एक करेक्टिव मेजर्स लेके आना है ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। तो इसमें सरकार ने कुछ किया है, बहुत कुछ नहीं किया है। तो अभी जो आप इशू उठा रहे हैं, ये आपका जैसे आपका पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी था, उसके उस बैनर तले उठा रहे हैं, या फिर एक जो आपने अभी पार्टी बनाया है पार्टी तरह आप इसको उठा रहे हैं? क्योंकि पहले तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट, जिसको हम लोग अपना बोल सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट वाला आप उसमें रोल में निभाते थे ना, बट अभी तो आप एक पार्टी के लीडर हो गए हैं। तो किसके तहत उठा रहे हैं इसको आप अभी? ऐसा है क्योंकि हमारा मानना तो ये है कि चाहे आप जैसे भी उठाओ इशू रिजॉल्व होना है। दैट इज दी जो हम लोगों का बॉटम लाइन है, सो जो मेन हम लोग का कंसर्न है। तो ऐसा है कि ये इशू को सबसे पहले पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी बनने से पहले उसमें अपसू था, अंशु था, उन लोगों का थ्रू से एस्पिरेंट्स का साथ मिलके लड़ा था। तो फिर आपने देखा है जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता गया, तो आगे जाके पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी बनने में मजबूर हुआ। तो वो बनने के बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 साल जितना हमसे जो बन पाया हमने कोशिश किया। तो जाते जाते देखा है कि ये 2022 से शुरू हुआ, 2024 का इलेक्शन तक भी आ गया। तो हमने देखा है कि
सरकार जो है अपना कमिटमेंट में खरा नहीं उतर रहा है। उन्होंने 18 फरवरी का रात में सबका सामने में, पूरा अरुणाचल का सामने में उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि ये इशू को हम सही तरीका से रिजॉल्व करेगा बोल के जो कमिटमेंट था। तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने उसी चीज को लेके तब तक हमने इशू चौराने, और उसके बाद इलेक्शन आते आते हम लोगों को लगा है कि क्योंकि हमने हर चीज अपना के देख लिया, प्रोटेस्ट करके देखा, रैली करके देखा, धरना करके देखा, बंद कॉल भी हुआ, इनफैक्ट जेल भी गया। 30 डेज तक भी हमारा मेंबर्स लोग ने जेल में भी बैठा है। ये आप बंद कॉल की बात करें जिसमें जेल गया हुआ था, तो आप बंद कॉल का छोड़ रहे तो उसमें हम थोड़ा सा सवाल पूछ लेते हैं। बंद कॉल के दौरान देखा गया था जो फरवरी 2023 में बंद कॉल हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें क्या था कि बहुत सारा लोग आपको सपोर्ट कर रहा था। एग्जाम्पल रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, ताना तमर तारा थे, ताओपोल थे, सोल डुडुम थे, इवन नारी शक्ति का भी बहुत सारा लोग था, और भी बहुत सारे मेंबर लोग थे। आपके साथ में भी टीची पुरु भाई भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे XYZ जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं। अभी आपके साथ में कितने लोग हैं? देखिए, आपका ये सवाल से पहले जो प्रीवियस सवाल है उसको मैं एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि आपने पूछा कि आप अभी इसको किस हिसाब से कौन से कैपेसिटी में आप इशू को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा, देखिए यहाँ में आप कौन से ये ऑर्गेनाइजेशन से है या फिर कौन सा बॉडी से आप इसको इशू को उतारा है, वो मायने नहीं रखता है। मेन कंसर्न ये है कि इशू ये उसको जो उसका जो मेन कोर जो कंसर्न है वो चीज एड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि मैं ये इशू को एज एन अरुणाचली, एज ए कंसर्न सिटीजन, तो उस हिसाब से मैं उठा रहा हूँ। और जहां तक आपने पूछा कि जब 18 फरवरी जो 2023 में जो बंद कॉल हुआ था, देखिए वो बंद कॉल तो पूरा अरुणाचल का बंद कॉल था। आई थिंक दैट वाज हम लोग का अरुणाचल का हिस्ट्री में, शायद आपने बहुत बार सुना होगा, इससे पहले भी बहुत बंद कॉल हुआ है। क्योंकि हम लोग का असम अरुणाचल को ऐसा बोला जाता है कि लैंड ऑफ बंद कॉल्स एंड लैंड ऑफ यूनियंस। तो इससे पहले भी बहुत बंद कॉल हुआ है, उसका दौरान भी बहुत बंद कॉल हुआ है, उसके बाद भी हुआ है। तो ये कोई नया चीज नहीं था। लेकिन 18 फरवरी का जो बंद कॉल था वो ऐसा एक बंद कॉल था जहाँ पे पूरा एंटायर अरुणाचल एक साथ आया, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, सिविल सोसाइटीज हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, या फिर स्टूडेंट यूनियंस हो, सब इकट्ठा होके हमने अपना ही एक ही आवाज में हमारा मांग को रखा है। तो बंद कॉल भी उसमें सबका पार्टिसिपेशन था। तो इसमें आपने जैसे बोला कुछ इंडिविजुअल्स का नाम लिया, इसमें सबका पार्टिसिपेशन आपने जो बोला है, डेफिनेटली इसमें सबका पार्टिसिपेशन था। और जैसे 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 आपको भी पता है, हर मूवमेंट में ये होता है कि एक समय के बाद वो मूवमेंट जो है शुरुआत में जैसा इंटेंसिटी के साथ होता है, वो इंटेंसिटी वो रफ्तार हम वहां तक कायम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करके सब एक एक करके यहाँ हुआ, सब अपना अपना जगह में भी ऑक्यूपाइड भी हो गया, बिजी भी हो गया, और सब लड़ा भी है, सब एग्जॉस्ट भी हो गया। तो आपका जो सवाल है कि उस बंद कॉल में इतना लोग ने साथ दिया, तो अभी कौन कौन साथ है? तो मेरा तो मानना ये है कि हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि पहले जितना साथ था अभी भी उतना ही साथ है। तो ये अलग बात है कि सब अपना अपना कैपेसिटी में लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए मूवमेंट में ऐसा होता है, प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है या फिर उसमें जो हिस्सेदार है, यहाँ में आप घर बैठे बैठे भी सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग है जो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी है, उसके बावजूद भी वो लोग भी अपना कैपेसिटी में भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो सरकार में बैठा है उन लोगों में से भी कोई है जो हम लोग को एक्चुअली में सपोर्ट करता है दिल से। तो आपका जो सवाल है इसमें किसका सपोर्ट है किसका, मेरा ये मानना है कि इसमें सबका पार्टिसिपेशन अभी भी है। आप एक पढ़े लिखे आदमी है, आपने काफी पढ़ाई किया हुआ है, क्योंकि हमने भी थोड़ा रिसर्च किया था। आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री हो गए। उन्होंने अपनी राजनीति शुरुआत किया था, अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, वहां से शुरुआत किया था। उनका भी बहुत सारा मांग था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे, बहुत सारी चीजें XYZ करके उन्होंने बहुत सारा मांग किया था कि वो चीज को करेंगे दिल्ली में, कि वो आके नेतृत्व करेंगे और ऐसा करेंगे। पहले खुद को एक सोशल एक्टिविस्ट जैसा उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को।
पहले बोला कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, ऐसा क्लिप भी बहुत सारा था। बाद में वो पार्टी बनाते हैं, दिल्ली पे राज्य करना शुरू कर देते हैं और कई सालों तक राज करते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं दशकों तक उनका राज्य रहा, उन्होंने राज्य किया। उनका जो डिमांड था आज तक फुलफिल नहीं हो पाया। उनकी राजनीति वो अन्ना हजारे उसी चीज से, बाद में पॉलिटिक्स की पार्टी भी बना लिया, आम आदमी पार्टी भी उन्होंने बनाया। सेम हम लोग आपको देख रहे हैं, एपीपीएससी उसको फियास्को को लेके आप जो है एक अपना एक संगठन बनाते हैं, संगठन ही बोल सकते हैं ना, बहुत सारा लोग उसमें होता है, यूथ लोग होता है, बच्चा लोग होता है, पेरेंट्स लोग होता है, उनको एक भावनाओं में जोड़ देते हैं कि हम जो है जो स्कैम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनको सजा दिलवाएंगे, उनको एक्सपोज करवाएंगे। यही एक मांग था ना आपका, इसी मांग को था ना। फिर लास्ट में क्या होता है कि आप एक राजनेता बन जाते हैं, जबकि आपके अगर हम लोग देखें प्रीवियस में आपके बैकग्राउंड में, तो आपके पिताजी भी राज्य के एक बड़े मंत्री रहे हैं, पॉलिटिकल फैमिली से रहे हैं। तो आपको ऐसे में क्या चीज का जरूरत पड़ गया, क्योंकि ऑलरेडी आप तो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे, पॉलिटिक्स में जाने का, या कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को सपोर्ट लेके लास्ट में खुद पॉलिटिक्स में जाना था? ये सवाल मुझे लगता है बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहुत लोगों ने इनफैक्ट मुझे पूछा भी है, बहुत लोग जो है डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोगों का मन में भी होगा। तो बाकी लोगों का, वो लोग का एग्जाम्पल तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये इशू में जो देखा है, ये मूवमेंट में जब मैंने शुरुआत में ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है जी, तो उसमें कभी भी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं था, तब भी नहीं था, एक्चुअली में अभी भी नहीं है। तो उस समय में ऐसा था कि मुझे याद है एक पत्रकार था या फिर कोई एक रिपोर्टर था, सेम सवाल मुझे पूछा था कि आपका पिताजी फॉर्मर होम मिनिस्टर है और आप ये इशू में जुड़ के इसको पॉलिटिकलाइज कर रहा है, वहां पे पूछा था। तो मेरा एक सिंपल से सवाल था, देखिए सबसे पहले मैंने ये चीज को बताया है कि मैं सबसे पहले एक एस्पिरेंट हूँ। इनफैक्ट 2017 में मैंने एग्जाम दिया है, 2021 में मैंने एग्जाम दिया है, 2017 में हम लोग प्रोटेस्ट करके मैंने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया, मेंस को मैंने बॉयकॉट किया था क्योंकि उसमें एनोमलीज मुझे दिखाई दिया। उसके बाद 2021 में जब एग्जाम लिखा, उसमें 1:3 रेशियो का कुछ प्रॉब्लम था। तब जाके मुझे समझ में आया है कि यहाँ में एस्पिरेंट्स लोग का साथ में क्या चल रहा है, और खास करके जो स्टूडेंट्स है, जो अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा है, वो लोग पीजी में बैठा हुआ है, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन किया है, और जो माँ पिताजी का जो मंथली जो पॉकेट मनी से गुजारा कर रहा है, उन लोगों का जो अनसर्टेनिटी है, उन लोगों का जो ये डायलेमा है, उन लोगों का जो दुख तकलीफ है, वो चीज को मैंने करीब से महसूस किया है। तब जाके ये मूवमेंट में जुड़ा है। और मैंने कभी भी नहीं सोचा है कि मेरा ऐसा कभी भी सोच नहीं, ये नहीं था कि मूवमेंट में फ्रंट लाइन में आना है या फिर ये मूवमेंट इतना लंबा चलेगा, इतना बड़ा मूवमेंट रहेगा, ये मेरा इमेजिनेशन में भी नहीं था। तो ये मूवमेंट का जरिए मैंने क्लोजली देखा है कि गवर्नमेंट का फंक्शनिंग क्या है, और यहाँ में इसी मूवमेंट में मैंने देखा है कि यहाँ पे सीबीओस का क्या रोल है, स्टूडेंट यूनियंस का क्या रोल है। तो इसी में हमने अपना स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, एस्पिरेंट्स का, हर जनता का सेंटिमेंट को भी हम समझा है, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट। हमने भी एग्जाम लिखा है और डिप्राइव भी हुआ है। तो जैसे आपने पूछा है कि आप ये मूवमेंट करके पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का आपका ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ था क्या, या फिर बहुत लोगों का ऐसा सोचना भी हो सकता है। देखिए यहाँ में एक्चुअली बहुत लोग ये बात भी मुझे पूछा भी था, तो मेरा बोलना ये है कि हमारा मूवमेंट जो है कंप्लीटली इशू बेस्ड था। तो अगस्त सितंबर 2022 से लेके हम 2024 तक हमने ये बात को हमेशा रिपीटेडली बोला था कि ये जो है नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसमें किसी कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकलाइज कोई नहीं कर सकता है, और ये जो है ये कंप्लीटली इशू बेस्ड है। इनफैक्ट 18 फरवरी का रात में भी बहुत लोग का बोलना था कि आप सरकार से क्यों बात किया है या फिर उन लोगों से क्यों डिस्कशन किया। तो हमारा बोलना ये था कि देखिए जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो डिस्कशन से ही हल होगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव सरकार गिराना नहीं है, सरकार चेंज करना नहीं है। हमारा मानना है कि हमने पेमा खांडू सर को भी कभी भी आप अपना कुर्सी से नीचे आने के लिए हमने कभी नहीं बोला, या फिर ये सरकार को चेंज करने के लिए नहीं बोला। हमने एक ही बात बोला है, अगर आप ऑनरेबल सीएम है तो आप सीएम ही रही है, लेकिन ये इशू को एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट आप सॉल्व कीजिए। सेम थिंग हमने वो हमारे जितना जो मंत्रिमंडल है सबको बोला है, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक है।
लेकिन जब ये ऐसा ड्रैग किया गया और ये मूवमेंट को सॉल्व मीन्स ये इशू को सॉल्व करने के बजाय हम लोगों का ऊपर में अफवापा जो एक्ट है, जो ड्रैकोनियन एक्ट है, जो ये हार्डकोर टेररिस्ट के लिए यूज किया जाता है, वो चीज हम लोगों का ऊपर में लागू किया गया। उसका ऊपर में यहाँ में बेचारा नॉर्मल जो इनोसेंट एस्पिरेंट्स पेरेंट्स को सबको 1 महीना तक जेल में रखा और आपने देखा है किस हिसाब से टॉर्चर किया है जी। तो इतना कुछ होने के बाद तो उसी बीच में हमारा विसल ब्लोअर के हमारा पतंग सर भी गुजर गया जी। तो उसमें उसी बीच में कोई एक ऑफिसर ले तुम्ही गंगक सर का भी जान गया है जी। उसमें किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना माँ पिताजी खोया है। तो ऐसे करके ये मूवमेंट इतना लंबा चला तो बाद में हमने देखा कि ये जो इशू है इतना सीरियस इशू है और ये हर अरुणाचली का इशू है। और ये चीज जो है चाहे आप एस्पिरेंट हो, आप पेरेंट हो, आप कैजुअल लेबर हो या फिर आप कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो, क्योंकि ये इशू हर घर से जुड़ा हुआ है, हर इंडिविजुअल। जो मेरा तो हाँ मैं आपका सवाल में आ रहा हूँ। तो मेरा सोच ये था कि इतना सीरियस इशू है, इसको सरकार तो सॉल्व करना चाहिए। लेकिन यहाँ में एक चीज ये था कि इतना सबका आवाज बुलंद होने के बावजूद भी सरकार इसको सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं है। तब मेरा माइंड में एक सवाल आया कि एग्जैक्टली ये चीज क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तब हमने देखा कि तो जैसे जैसे चला कि इलेक्शन भी आ गया तो हमारा सोच ये था कि चलिए हमने सब कुछ अपना के देख लिया, प्रोटेस्ट को किया, धरना रैली सब कुछ करके देख लिया। तो अभी एक ऑप्शन बचा है, वो है हम अपना ग्रीवेंसेस, अपना जो दुख दर्द है इसको इलेक्टोरल प्रोसेस में हम उसको बयां करवाएंगे। तो हमने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया तो उसके बावजूद भी वो उसमें ट्रांसलेट नहीं हो पाया। तो हम लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि पूरा जनता जो एक आवाज बोल रहा है कि ये इसको सॉल्व करना है और जो जनता जनार्दन से जो सरकार बनता है उसका सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होता है कि जनता का इशू को सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे सरकार तो ऑलरेडी पहले से प्री डिसाइडेड है कि हम बिना ये इशू को सॉल्व करके भी हम सरकार दोबारा आएगा। तो हमने देखा कि तब तो प्रॉब्लम जो है यहाँ में सिर्फ इशू का प्रॉब्लम नहीं है या फिर जनता का आवाज का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जो है ये इलेक्टोरल प्रोसेस में प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो है ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। इशू को लेके ये जो है ये वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसका 2 वजह है। पहला वजह ये है कि यहाँ में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये कंप्लीटली पैसा से चल रहा है। और दूसरा बात ये है कि यहाँ में जो है ये यहाँ पे हमने ये जो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाया जो कंप्लीटली बिना पैसा का इशू बेस्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल एक ऑप्शन जनता को दे सके। तब हमको पता चला है कि यहाँ में जो है मेन प्रॉब्लम जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में है। क्योंकि जनता जो चुन के जिसको सरकार बनाता है, जनता का इशू को अभी सरकार का फर्ज बनता है कि उसको सॉल्व करना। अभी जब जो सरकार जब सॉल्व नहीं करता है तो तब हमको सोचने में मजबूर कर देता है। जनता मांग रहा है लेकिन ये नहीं दे रहा है। तो हमने देखा है कि इसका रीजन ये है कि सरकार को ऑलरेडी पता है इलेक्शन समय में हम पैसा खर्च करके पैसा फेंकेगा तो बिना सॉल्व करके हम जीत जाएगा। तो अभी मेरा ये सोच था कि अगर एपीपीएससी तो एक छोटा सा एक हिस्सा है देखा जाने से, हमारा सोसाइटी में या फिर सिस्टम में इतना बड़ा इश्यूज है। अब आप इतना एक इशू को जहाँ पे आपको इतना ज्यादा पुख्ता सबूत मिला, एक विसल ब्लोअर भी आया, उसके बावजूद आप इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो हम बाकी इशू से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तब हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि अगर ये स्टेट का जो मेन इश्यूज है इसको अगर रिजॉल्व करना है, इसमें एक सही एक दिशा में ले जाना है तो हमको सबसे पहले इलेक्टोरल प्रोसेस को ही हमको सुधार लाना पड़ेगा, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑलरेडी देखिए जैसे कि 2 पार्टी है, एक पार्टी भी पैसा दे रहा है, दूसरा पार्टी भी पैसा दे रहा है, लेकिन जनता तो उसी को देगा जो है। वो चीज को हम आपका समझ रहे हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे हम आपको बात को रोकना चाह रहे हैं, आपने जैसे कहा उस बॉन्ड को, ठीक है, नो डाउट, बट ऑलरेडी तो आपने चुनाव के दौरान में अपना उसका बैनर तले एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया हुआ था ना, आपका तेजी राणा कैंडिडेट थे जिनको आप हम लोग अगर बोले तो नॉर्मल आप लोगों ने उनको रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो आपने चुनाव में रिजल्ट भी देखा, ये रिजल्ट कैसा आया, उसके बाद भी आपने पार्टी फॉर्म कर दिया। यस, एक्चुअली इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि पब्लिक आपके साथ में था?
बिल्कुल, देखिए मेरा सोच तो ऐसा है, ये सिर्फ मेरा सोच नहीं है, जो मुझे लगा कि जो रियलिटी है। देखिए हमारा कभी भी ये प्लानिंग नहीं था, हमारा कभी भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या फिर पार्टी बनाना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। मुझे याद है 18 फरवरी 2024 जब एक साल जब कंप्लीट हो जाता है, जब पेमा खांडू सर इतना आश्वासन देने के बाद भी अपना बात में खरा नहीं उतरता है, तब हम लोगों ने उस समय में स्टेटहुड डे जो 18 फरवरी का बाद जो 20 था, उसमें हमने स्टेटहुड डे को बॉयकॉट करने का हमने ऐलान किया था। तो उसी समय में मुझे याद है हम लोगों को डिटेन किया है, डिटेन कर दिया उसी रातों रात। तो डिटेन करके हम लोगों को सीधा सेंट्रल जेल ले गया, और सेंट्रल जेल में भी उसी सेम सेल में रखा जिस सेल में ताकिर जरंग को रखा गया था। तब हम लोगों को समझ में आया कि अगर हम असली का इन रियल सेंस अगर चेंज करना है तो दैट मीन्स हमको इसको डेमोक्रेटिक तरीका से चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे आपने पूछा कि हमारा इनिशियल ये था कि उस समय में हमने ये डिसाइड किया था कि अभी हमारा पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया। तो अभी एक ही ऑप्शन रह गया, वो है कि सिस्टम को चेंज करना है तो हमको ही सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि हम 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 60 आउट ऑफ 60 कैंडिडेट्स हम खड़ा करेगा, और दूसरा जो 2 MP कैंडिडेट है, जो मीन 2 MP पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इसमें भी 2 कैंडिडेट खड़ा करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये चीज जो तब हुआ जब हम लोगों को डिटेंशन में जेल में रखा गया। लेकिन वहां से लेके फरवरी का समय को जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में वोटिंग था, उसमें मुश्किल से 1 महीना का समय था, उसको भी तो ऐसा ओके। तो उसमें ऐसा था कि तो जो इनिशियल प्लान था 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खड़ा करने का या फिर 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करने का, तो इतना कम समय में वो फिजिबिलिटी नहीं था। तो उसी बीच में फिर हम लोगों को ईस्टर्न वेस्टर्न में भी कैंडिडेट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग का सोच ये था कि 60 के साथ साथ 2 MP कैंडिडेट भी खड़ा करना है, लेकिन 60 नहीं पॉसिबल नहीं था इतना कम समय में। और 2 MP कैंडिडेट के लिए ऐसा था कि एक में तेचीपुरु सर उठना है कैंडिडेट और दूसरा में तदाक नालो, ऐसा सोच था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तेचीपुरु सर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और ऐसा लास्ट मोमेंट में तो उसका पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और मेरा केस में ऐसा हो गया था कि मेरा पिताजी भी कॉन्टेस्ट कर रहा है इस जो अपना एरिया में, वो भी विधानसभा में एक दावेदार था। तो लास्ट मोमेंट में वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन ट्राइबल सोसाइटी बहुत डिफिकल्ट है एक ही घर से 2 कैंडिडेट आना। तो ऐसा माहौल में हम लोगों को उसी बीच में हमने एक कैंडिडेट खड़ा किया तेची राणा को, क्योंकि हम लोग का सोचना था कि ये एक हम सरकार जनता को भी एक ऑप्शन देता है अपना ये को ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस करने का। तो हमारा सोच ये था कि उस समय में जो हमने प्लान किया था वो चीज़ नहीं हो पाया। तो लास्ट मोमेंट में 10 दिन पहले, वोटिंग से 10 दिन पहले ही हम तेची राणा का नाम अनाउंस किया। वो तो हमने उसको तो वो चीज़ को आपने देखा होगा कि विद इन 10 डेज का कैंपेनिंग में भी 33,000 वोट्स आया है। वो तो हम चीज को नहीं, तो उसमें उसके बाद आने का भी रीजन था क्योंकि आपने जिस बैनर तले किया उसका रीजन था। लेकिन ये चीजें जैसे आपने पार्टी फॉर्म किया तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में चुनाव कितना एक्सपेंसिव होता है। जैसे आपने कहा अभी कि 60 सीट पे आप लड़ना चाह रहे थे, तो एक पीछे का वो भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम कोई गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो हमको अपना पॉकेट भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमारे पॉकेट में कितना है ना, क्योंकि पार्टी तो जस्ट बना देने से नहीं चल जाएगा ना, पार्टी बनाने के बाद उसको चलाने के लिए बहुत सारा फंड का जरूरत पड़ता है ना। तो आपके पास वो फंड कहाँ से आया? नहीं, देखिए हम लोगों ने ये मुद्दा जब शुरू किया था, हम अपना फंड रेडी करके हमने मुद्दा शुरू नहीं किया है। हमारा एक ही ये था, हमारा जो कंसर्न ये था कि इशू इज द मेन पर्पस हियर। जो हमारा मुद्दा है वो हम लोगों का जो वही हमारा गाइडिंग लाइट है। उसके बाद फंड आता है नहीं आता है वो जैसे जैसे रास्ता खुलेगा वैसे वैसे देखा जाएगा, ऐसा सिचुएशन था। तो ये वाला केस में भी ऐसा है। देखिए आपने जो फंड का बात किया, चलो दिस आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। आपने जो बोला है इसमें फंड का जरूरत है, ये होता है। तो हमारा ये सोच था कि यहाँ में जो
अरुणाचल का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो प्रैक्टिस है, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका पास पैसा नहीं है तो आप कैंडिडेट भी नहीं बन सकता है। ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी हो गया, क्योंकि यहाँ में ऐसा है कि यही इलेक्शन में हमने देखा है कि एक एक वोट को, मेरा एरिया में तो एक वोट को 1 लाख से शुरू हो रहा था। इनफैक्ट लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया कि पर वोटर जो 3.5 लाख भी चला गया। तो हमने ये चीज को सोचा है कि आप इमेजिन करो, इसमें अगर कोई जीत भी जाता है, कल को ये क्या काम करेगा? आई मीन जो भी दावेदार है। तो ऐसा में हम मेरा वही सोचता कि आप यहाँ में हम सिर्फ अपना वोट को नहीं बेच रहे, एक्चुअली में हम अपना जो भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, हम उसको खुद बेच रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया है कि आप बिना पैसा का ये का, उस समय में हमारा सोच है, क्योंकि हमने जो कैंडिडेट करा किया था वो भी बिना पैसा का किया है, क्योंकि हमने किसी वोटर को 1 रुपया दिया नहीं है। और दूसरा बात ये है कि हमारा जितना भी जो 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में या फिर 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में उठने का जो बात हुआ है वो भी विदाउट मनी, क्योंकि इसमें हमारा देखो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हम लोग का एक ही पर्पस था कि आपका पास कोस होना है, आपका पास मुद्दा होना है। अभी जनता साथ देता नहीं देता है वो जनता के ऊपर है। हमने चुनाव में देखा था आपका आप लोग को जो सपोर्ट वाला कैंडिडेट था, हमने उनका चुनाव में देखा हुआ था कि जो पब्लिक रैली हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, तो हमने यहाँ में ऑलमोस्ट काफी चुनाव कवरेज किया हुआ है, कई कैंडिडेटों का भी चुनाव कवरेज किया था। तो हमने देखा था रैली करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हम बहुत राज्यों में घूमे हुए हैं और खुद भी हम पॉलिटिकल उससे आते, तो हमको इतना आइडिया है। रैली करना भी इतना इजी नहीं होता है एक और खासकर अरुणाचल जैसा जगह में आप एक पब्लिक रैली भी करने जा रहे हो तो वहां भी बहुत सारा पैसा होता है। तो चुनाव में भी काफी पैसा गया है और पब्लिक का भी कुछ जगह आरोप लगाया गया कि पैसा आप लोग के पास जो कैंडिडेट उधर से भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। हालांकि इसकी हम आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा बयान आ रहा था और जरूरत पड़ने पे 1-2 लोग आ भी जाएंगे सामने, बोल भी देंगे, तो वो चीज भी था। तो आपने जैसे कहा कि बिना प्लानिंग का कोई कैसे कर लेगा ना, क्योंकि पैसा तो खर्चा हुआ है ना चुनाव में। आप कहीं जा रहे हैं, यहाँ से नॉमिनेशन करने आपने आलो गए, आलो के बाद आप सिपा आपकी रैली होती है, आप उधर में कराडारी डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, बहुत सारे जगह आप लोग रैली करते हैं, आप बहुत सारा अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, तो पैसा तो तब भी खर्चा हुआ है ना। तो बैंक में जैसे आपने कहा कि आपने कुछ इसमें डिसाइड नहीं किया कि फंडिंग कहाँ से होगा, तो बिना डिसाइड का कैसे इतना हो जाएगा? नहीं देखिए, जैसे मैंने बोला है कि आपको कोई भी मूवमेंट करने के लिए या फिर कोई भी कोर्स उठाने के लिए पैसा होना वो सब कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका जो नियत है या फिर आपका जो अंदर का जो आत्मा है या फिर आपका जो कोर्स है, जो कन्विक्शन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो पैसा का रिक्वायरमेंट है या फिर जो फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे आता है, क्योंकि हमने जो रिसेंटली जिसमें पार्टिसिपेट किया, हमने एक पब्लिक डोनेशन ड्राइव भी किया है। इनफैक्ट उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी आया था। और जहां तक रैली का बात है, आपको मैं बता दूं, हम लोगों ने ये इलेक्शन का समय में कोई रैली नहीं की। रैली नहीं, पब्लिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था आप लोग। हमने हम यहाँ से हम बस्ती तो बस्ती घूमा था डेफिनेटली, तो वो भी था पब्लिक का चंदा का थ्रू से। इसमें डोनेशन बहुत जनरसली बहुत लोग डोनेट किया है और हम जहाँ में भी गया है वहाँ में हमको 1 रुपया खर्चा करना नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ का जितना भी पब्लिक है वो लोग का घर में रहा, वो लोग खाना पीना वो लोग ही सब कुछ हम लोग को प्रोवाइड किया है। तो ऐसा करके तो मुझे पता है आप जो सवाल आप पूछने के लिए कर रहे हैं कि आप लोगों को पैसा कहाँ से आया, तो मैं तो ये बता दूं, देखो हम लोग का पास पैसा था ही नहीं है। इनफैक्ट जो नॉमिनेशन के लिए भी हम लोगों ने एस्पिरेंट्स लोग आपस में इकट्ठा करके नॉमिनेशन का पैसा भी हम इकट्ठा किया है। तो ऐसा करके हम हमारा जो ये घूमना था या मूवमेंट था, ये सब पब्लिक का थ्रू से है। तो आप भी एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पर, आप लगातार देख रहे होंगे, उसमें भी हमने काफी कुछ चीजें देखा। आरोप भी लगाया जा रहा था कि गवर्नमेंट के साथ डील हुआ है अरुणाचल का, क्योंकि जो 13 चैप्टर पॉइंट डिमांड था ना आपका, उसका अभी आउटकम रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो इस चीज को लेके पब्लिक तरह तरह का रिएक्शन दे रहा है कि गवर्नमेंट के साथ डील हो गया और आपने पार्टी भी बना लिया। तो एक जो कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाला, वो चीज भी मौका मिल रहा है बोलने का, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं तो यही सवाल करूंगा, क्योंकि ये जो बात है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने का नहीं होने का, ये चीज आपको कब पता चलता है? कॉम्प्रोमाइज होने के बाद यूजुअली क्या होता है, जो भी इशू होता है वो गायब हो जाता है या तो वो चुप रह जाता है। आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा, ये इशू को लेके हम कभी भी चुप बैठा है क्या?
नहीं, तब भी नहीं बैठा था, अभी भी नहीं बैठा। आप चुप नहीं बैठा, लेकिन Okay. आपके साथ में बहुत सारा लोग था, एक लंबी टीम हुआ करती थी, वो टीम नहीं है अभी। हम कल भी देखिए, देखा, आप लास्ट हाँ। सेक्रेटरीट में आप जब वो एक बाइट दे रहे थे, मीडिया बाइट दे रहे थे, तो वहां हमने आपको देखा, आप अकेला था, आपके साथ में एक भाई था नॉर्मल, जो पैन अरुणाचल का उस टाइम हिस्सा नहीं रहा था, और आपके एक मुदंग याबंग मैडम थी, 3 लोग आप था। और पहले के जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ करता था, तो आपके साथ में बैग आपके जो होता है ना बैग में, हम लोग बोलेंगे तो कम से कम 20-30 जैसा रहता था, 3-4 तो मेन बॉडी रहती थी। और बंद कॉल हुआ था, जैसे हमने स्टार्टिंग में पूछा था, बंद कॉल में आपको बहुत सारा लोग सपोर्ट किया था, वो अभी आपके साथ में कोई भी नहीं है। तो वो प्रूव करने का तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बोलता, हालांकि हम प्रूव नहीं कर रहे, नॉर्मल जस्ट चीज को बता रहे हैं हम। तो आपका बोलना ये है कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है सरकार से समझौता कर लिया। नहीं, मेरा बोलना इसका रीजन ये है मेरा कि, बोलना नहीं है। हाँ, नहीं, आप वो उसी को तो बोल रहे थे, आप मैं सवाल सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं ना, कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है, आप जो फैक्ट बता रहे हैं कि आपका साथ में पीछे में नहीं है। देखिए, अभी कौन मेरा साथ में है कौन नहीं है, वो मेरा हाथ में नहीं है। नहीं, उसमें रीजन हो रहा है ना, मैं आपका बात कर रहा हूं, उसमें रीजन हो रहा है ना, क्योंकि बाकी जो लोग ऐसा नहीं, वो लोग एक्टिव नहीं है, वो लोग अभी भी एक्टिव है, बट वो अंदर दूसरे इशू के साथ एक्टिव है। उस समय का जो हम लोग जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, वी वर ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को साथ देने के लिए बहुत लोग, पेरेंट्स लोग आया, वो सोशल एक्टिविस्ट लोग आया, ठीक है। तो उसमें शुरू में तो अपसू भी था, अंशु भी था, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी था। तो अभी कौन कब चुप बैठा है वो हमको पता नहीं, लेकिन जहां तक पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी कंसर्न, एज फार एज जहां तक हम लोग का सवाल है, हम लोगों ने कभी ये इशू को कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। अभी कौन पीछे में करा है कौन नहीं है उसको तो हमको मालूम नहीं, लेकिन जहां तक एज फार एज आप, क्योंकि सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, तो हम तो चुप नहीं बैठा है। आप जो चुप बैठा आप उसको पूछ सकता है, आपका ये सर्कुलेट हो रहा था और आप लोग भी चुप हो गया, तब सवाल तब बनता है। लेकिन हम तो चुप नहीं था, तो आप तब भी चुप नहीं था, अभी भी चुप नहीं है। तो इसका एक ही ये दर्शाता है कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। और हम तो चाहता है कि अगर आपका पास ऐसा कुछ आशंका है या फिर ऐसा कुछ डाउट है, सबसे पहले तो हम लोगों को हमको बहुत लोगों ने भी इसी डाउट का साथ बहुत लोगों ने बोला भी था, लेकिन हमारा एक ही बात है, हम हर किसी को जाके जवाब नहीं दे सकते, हमारा एक्शन विल स्पीक। तो हमारा एक्शन क्या है, हमने इशू को पकड़ के बुलंद रखा है। वो बुलंद रखना जो है वो एक स्टेटमेंट है कि आपने इशू को कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। अगर हम किया होता, हम कब का चुप बैठ जाना था। तो हम चुप बैठा है क्या, हम तो बैठा नहीं है। तो दूसरा बात आपने पूछा है कि आपका पीछे में कौन खड़ा है, अभी आपका पीछे में कोई दिखाई नहीं देता, उसका मतलब आप कॉम्प्रोमाइज हो गया। अरे जो पीछे में खड़ा नहीं है आप उसको पूछो, आप लोग क्यों खड़ा नहीं है। आप तब पूछ सकते हैं कि शायद जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसका कारण मीन्स फैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सही में भी आप लोग तो आपको भी सपोर्ट मिल रहा था ना, तो आपने कभी इसको नहीं पूछा कि आप कल को मेरे साथ में आप चलते थे, मेरे साथ उठते बैठते थे, आप अचानक गायब होकर दूसरा इशू उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी जो भी ये इशू में जो भी सपोर्ट किया है सब दिल से आया है, हमने किसी को जोर जबरदस्ती किया नहीं है। तो हमको दिल भर गया है। अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसका अपना हिसाब है, मीन सपोर्ट कर रहा होगा लेकिन ग्राउंड में नहीं उतर भी पा रहा होगा, ऐसा भी तो है, क्योंकि सपोर्ट तो हर प्रकार का होता है। तो आपने जो पूछा है कि यहाँ में बहुत लोग आया है गया है, वो लोग का क्या सिचुएशन है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं, देखिए ये सवाल का जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी वो लोग अपना पर्सनल रीजंस होगा, अपना पर्सनल जो भी कारण होगा, तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो लोग जो भी जुड़ा है, जो भी साथ दिया है, वो लोग दिल से साथ दिया है। और अगर अभी साथ नहीं दे पा रहा है तो अभी आई एम नोबडी टू क्वेश्चन देम। उस समय में आप हमको साथ दिया था, आप अभी हमको क्यों साथ नहीं दे, हम उसको क्यों सवाल करेंगे। साथ दिया है तो दिया है, अगर अभी भी साथ देना चाहता है तो आएगा, अगर साथ नहीं देना चाहते तो नहीं देगा। अभी आई एम नोबडी टू से कि आप हमको पहले साथ दिया था, आप अभी भी साथ देना पड़ेगा, हम ये सवाल तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम सिर्फ केवल मेरा ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि हमने जो इशू उठाया वो इशू को लेके अभी मेरा क्या स्टैंड है। आई कैन टॉक ओनली अबाउट माई सेल्फ कि मेरा स्टैंड क्या है। मेरा स्टैंड ये है कि हम ये इशू को अभी तक छोड़ा नहीं है। आपने डिमांड किया था कि गवर्नमेंट से स्टार्टिंग में इशू उठाने टाइम सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई लगा इस पे। देखिए, हमारा जो भी मांग है ये पब्लिक का ही मांग था,
क्योंकि बहुत लोग ने हमको बोला था कि सीबीआई, क्योंकि इनिशियली जब हम ये मूवमेंट शुरू किया था सबका डिमांड था कि यहाँ में सीबीआई और ईडी तो आना है, डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टिगेशन वो लोग का जरूरत है। तो उस हिसाब से जो जनता का डिमांड है उसी को हमने पब्लिक गवर्नमेंट टेबल में रखा। तो उसका थ्रू से सीबीआई और ईडी को भी एंडोर्स किया है। ये अलग बात है कि सीबीआई और ईडी आने के बाद उन लोगों ने अपना काम सही तरीका से किया नहीं है, क्योंकि जब से सीबीआई आया है तब से हमने एक सिंगल अरेस्ट देखा नहीं। और इनफैक्ट वो लोग जो ऑलरेडी अरेस्टेड है उन लोगों का भी चार्जशीट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो लकुना है, वो लोग का जो कमजोरी है, या फिर वो लोग का जो उन लोगों ने नहीं किया, अपना ड्यूटी नहीं किया, अभी उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, डेफिनेटली उस समय में हमने सीबीआई ईडी डेफिनेटली मांगा था और सीबीआई ईडी को बुलाया भी है। इनफैक्ट ये जो केस था जो एसआईसी से सीबीआई में गया है, ये अलग बात है कि सीबीआई ईडी ने अभी तक कुछ भी आउटकम दिखाया नहीं है। तो आई थिंक सीबीआई ईडी डेफिनेटली आया है, लेकिन आकर भी नहीं आने का ऑलमोस्ट बराबर कोई लेटर क्या आपने कभी लिखा आपने, या कभी कंपनी ने चीज को किया कि आपको लगा कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही, कभी आपने इसका आवाज उठाया? हमने मल्टीपल टाइम्स उठाया है। इनफैक्ट ये बात को सीबीआई ऑफिस में भी जाके हमने पूछताछ किया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रहा है। तो उस समय में हम लोगों को ये बताया जाता था कि यहाँ में ये जो पर्सनल्स है, यहाँ पे जितना भी ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स का थोड़ा कमी है सीबीआई में। तो उन लोगों का ये बोलना था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट करेगा, तो अगर यहाँ से हमारा स्टेट का ऑफिसर्स को वहाँ पे ये कर देगा, उसमें रिक्विजिशन में डाल देगा या फिर उसमें पोस्टिंग करेगा, तो वो लोग का इन्वेस्टिगेशन को सही तरीका से और स्पीड अप कर सकता है। तो ये बात को हम लोगों ने क्या किया कि सरकार को भी पहुंचाया है। इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी को भी मिला है उस समय का, और सरकार को मल्टीपल टाइम्स हमने लेटर लिखा है कि देखिए सीबीआई का ये कंसर्न है, तो इसको आप काइंडली एड्रेस कीजिए। और दूसरा बात ये कि ईडी का भी से क्या रिस्पांस मिला है? सरकार से कभी कुछ रिस्पांस नहीं है, कभी रिस्पांस नहीं। वो लोग का यही बोलना था कि हम लोग देखेगा। अभी 140 सीट का रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने किया हुआ है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? रिसेंटली जो देखिए ये इतना बड़ा घोटाला होने के बाद हम लोग का ये मानना ये था कि अभी जो भी एग्जामिनेशंस होगा फ्री एंड फेयर तरीका से होगा, हमारा ये उम्मीद है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो हमने दो चीज का मांग रखा था। एक चीज ये था कि जो भी ये इशू में, ये स्कीम में इन्वॉल्व है, सबको पनिशमेंट सही तरीका से दिया जाना चाहिए। एक दिया हुआ पनिशमेंट का रूल बनाया तो 1 करोड़ का जुर्माना है। हाँ, वो एक है। और दूसरा बात ये है कि इसमें जो रिफॉर्मेटिव पार्ट्स है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस या फिर जो भी रिफॉर्मेटिव एरियाज जहाँ पे रिफॉर्म करना है, तो वो एरियाज को उसको भी सरकार ऐसा मेजर्स लेके आना है कि ताकि ऐसा वाला घटना दोबारा ऐसा ना हो। तो लेकिन हमने जो देखा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट का आप जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे 1 करोड़ का जो जुर्माना का जो पनिशमेंट के तौर पे रखा है, तो हमने ये बात को, ये डिमांड जो हम लोग का वन ऑफ आवर प्राइमरी डिमांड था कि यहाँ पे एक ऐसा संशोधन लेके आना है जिससे यहाँ पे ऐसा कुछ स्कीम को अंजाम देने से पहले एटलीस्ट 10 बार सोचना है। तो हमने उसी चीज को लेके हमने मांग रखा था कि क्योंकि स्टेट में, अलग अलग स्टेट में भी ऐसा संशोधन है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, उसके बाद यहाँ पे केरला में है, अलग अलग स्टेट में है। सबका अपना वहाँ पे रिस्पेक्टिव ये में है कि ऐसा लॉ बनाया है कि अगर कोई पेपर लीकेज या पेपर खरीदने में अगर कोई इन्वॉल्व होता है, उसको मिनिमम वो लोग जो है 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का ये किया है। पेनल्टी, आई मीन पनिशमेंट है। लेकिन अरुणाचल में क्या हो गया कि यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ का ही रखा है। और दूसरा बात ये है कि यहाँ में सिर्फ 1 करोड़ वो सिर्फ इशू नहीं है। दूसरा इशू ये है कि आप इसको 1 करोड़ का पनिशमेंट दो या फिर 100 करोड़ का पनिशमेंट दो, ये कंक्लूजन तब आएगा जब कन्विक्शन होगा। और कन्विक्शन कब होगा? जब इन्वेस्टिगेशन सही से चलेगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन जो एरिया है, इसमें बहुत सीरियस लूप होल्स है। तो इसमें ऐसा है कि यहाँ में सबसे पहले ये बात ये है कि अगर कोई एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले यहाँ में एक इमीडिएटली
एक कमेटी गठन होना है, और वो ऐसा कमेटी गठन होना है कि जिसमें जो अलग अलग ये से एरिया से मीन्स अपना अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो लोग का सबका एक कमेटी गठन होके और उसमें हाई लेवल इंक्वायरी टीम बनना है, और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ये चीज को इंश्योर करना है कि ये एग्जामिनेशन जहाँ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसमें उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो ऑफिसर्स को भी देखना है। तो ये सब कुछ प्रोविजन नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है टाइम बाउंड होना है। ये पर्टिकुलर संशोधन में टाइम बाउंड वाला प्रोविजन नहीं है। तब जाके हमने बोला कि ये चीज जो है इसमें डेफिनेटली हम ये संशोधन को वेलकम करता है, लेकिन यहाँ का प्रोविजन जो इनएडिक्वेट है इसमें और स्ट्रेंथन करना जरूरी है। तो जैसे आपने पूछा है कि ये में जो रिसेंटली जो एक एडवर्टाइजमेंट हुआ है, तो हमारा उम्मीद ये है कि एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली होना है, लेकिन होना है तो सही तरीका से होना है, और वो सही तरीका से तब हो पाएगा जब आपका पास ऑलरेडी ये एक संशोधन है, उसके साथ आपका पास SOP है जो इसका साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और उसके साथ जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसका सही तरीका से होना है। जो एडवर्टाइजमेंट निकला है इसमें हमने देखा है कि लास्ट टाइम ऑनरेबल CM सर ने भी खुद कमिटमेंट दिया था कि हमारा स्टेट का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट STPRC को इसको कंपलसरी करने का ये एक उसका आश्वासन था। इनफैक्ट हमने देखा है कि जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, इनफैक्ट असम भी, वो में उसमें ये सब स्टेट्स में उन लोगों ने PRC को कंपलसरी किया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट में हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि इसको कंपलसरी करेगा, लेकिन देखने को मिला है कि इसमें PRC कहीं में भी जिक्र नहीं है। तो ये चीज को लेके हमने कमीशन, जैसे आपने देखा होगा, APPSC ऑफिस में जाके इसी चीज को पूछताछ करने के लिए गया था। इनफैक्ट सिविल सेक्रेटरीट में भी जो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो उसमें भी हमने पूछताछ किया है। तो हमारा ये सोच ये है कि अरुणाचल एज ए ट्राइबल स्टेट, हम लोग का यहाँ पे इतना जॉब क्राइसिस है, इतना ज्यादा जो पढ़ा लिखा ये नौजवान है, इतना ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ज्यादा है। तो ये चीज को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले हमको ये 80-20 वाला जो चीज है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए PRC का मैंडेटरी होना, अगर सरकार इसको नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल को आई थिंक हम लोग का हर अरुणाचली को ये बात को, इसका सीरियसनेस को समझना है, और ये चीज को हम सरकार को दोबारा अपील करेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो भी कमजोर में है क्या नॉर्मल ऐसे में? टेक्नोलॉजी आप बीच में सुनते होंगे कि हम लोग न्यूज चैनल पे देखते होंगे कि दाऊद इब्राहिम कहाँ में है, दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हो रही है, उसका बेटे का शादी हो रहा है, कि पाकिस्तान के कौन से बंगलों में, सुनते होंगे बीच में, सुनते हैं आप? यस। तो कभी आपको क्या लग रहा है कि अभी यहाँ में जो एक निपुण आबम करके एक व्यक्ति थे अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, तो क्या टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंच पा रही? हम पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, हम दाऊद इब्राहिम का बेटे का शादी में, या उसकी गाड़ी नंबर, या इतना सब चीजों को तो हम इजीली सुनते हैं और बड़ा बड़ा टेलीकास्ट होता है। तो निपुण आबम क्या उस टेक्नोलॉजी को क्रॉस करके कुछ नया तरीके से बना लिया, या हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं हो पा रहा है कि हम उनको पकड़ सके? जबकि हमने देखा था इंडिया तो चांद पे पहुंच चुका है। एक व्यक्ति कोई कैसे इतना दिन तक गुमराह कर सकता है प्रशासन सिस्टम को? अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, 1 साल से ज्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है इसमें? आई थिंक ये सवाल जो है अब सरकार को पूछने से तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार का ही टेक्नोलॉजी है। आई मीन जो टेक्नोलॉजी को सरकार ने यूज किया जब बनकोल का समय में था, हम लोगों को सप्रेस करने के लिए, हम लोगों को ढूंढने के लिए, ये जो IT सेल है जो स्टेट गवर्नमेंट का, इतना रोबस्ट तरीका से उन लोगों ने उसको यूज किया। हमको याद है जब अपुआपा के समय में, जब तेचिपुरु सर को और बाकी जितना भी पेरेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, हम लोगों को दबाने के लिए, हम लोगों को पकड़ने के लिए इतना जोरों शोरों से उसका यूज किया गया। हम लोगों का हर मूवमेंट को ट्रैक किया, हम कहाँ में है। इनफैक्ट हम लोग का फोन जो है ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर फोन ट्रैकिंग में था, फोन टैप था। तो उन लोगों को ऑलरेडी पता था ये लोग कहाँ है, ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग मीन्स सब कुछ वो लोग का पास था। तो हम लोग का दिमाग में यही आया है कि इन लोगों के पास इतना ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है
उस समय में जब ये स्कीम को अंजाम दिया जा रहा था, ये टेक्नोलॉजी किधर था? इनफैक्ट यहाँ पे बहुत लोगों का नाम हमने लिया भी तो अपडेट करके आप लोग को यूज किया है उस टाइम, तो अपडेट उस पे अपडेट हो रहा था ना उसका। तो ऐसे करके बहुत लोगों को तो मीन्स इसमें हम लोग देखा है कि टेक्नोलॉजी जो है, इसका एडवांसमेंट जो है, हम लोगों को तब दिखाई दिया है कि जब हम लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए या फिर हम लोगों को सप्रेस करने के लिए यूज किया गया। कोई बात नहीं, वो तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको इसको निपुण आपको को पकड़ने के लिए मोसाद की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो हमें नहीं लग रहा कि अपना इंडिया का रॉ और बाकी चीजें इनको पकड़ सकेगा। फिलहाल एक सवाल मेरा और भी था, मुदंग याबंग को आपने काफी टाइम से देख भी रहे, सुन भी रहे, कल आपके साथ में भी देखा गया था। उनका इशू को आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट कहाँ तक उसको सॉल्व कर सकेगा? क्योंकि बीच में हमने देखा था तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडी डिनाई कर रहा है उस चीज को करने के लिए। आपने कभी उस पर पर्सनल जाके चीज को किया, पूछताछ किया? डेफिनेटली। देखिए, मुदंग याबंग सिस्टर का जो केस है ऐसा है कि आप उसको एक इंडिविजुअल हिसाब से नहीं देख सकते, जी जी, बिकॉज शी रिप्रेजेंट्स एक सेक्शन को जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम लोग का मांग ये था कि आप मुदंग याबंग सिस्टर का जो केस है उसको एड्रेस करने का प्रोसेस में आप ऐसा एक बेंचमार्क भी सेट कर रहा है जहाँ पे जितना भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उन लोगों के लिए भी सुविधाएं आए, उन लोगों के लिए भी इनजस्टिस ना हो आगे जाके। तो ये मुदंग याबंग सिस्टर का जो केस है, हमने लास्ट टाइम इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स मीडिया में भी बोला है, और हम ये चीज़ को लेके चीफ सेक्रेटरी को भी मिला है, ये सजेता को भी मिला है, APPAC जो नया चेयरमैन है, नया मेंबर्स है, सबको मिला है, और इसको हमने रिपीटेडली बोला है, लेकिन सैडली उन लोगों ने इसको एड्रेस किया नहीं है। तो अभी एट दिस पॉइंट उसका सिचुएशन ऐसा है कि वो जो मुदंग याबंग सिस्टर का जो पर्टिकुलरली उसका केस को अभी लीगल में गया है, अभी हाई कोर्ट में है। इनफैक्ट ये आई थिंक सिंगल बेंच में चल रहा है, इसका वर्डिक्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो दूसरा बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ मुदंग याबंग का वहाँ तक लिमिट नहीं रहता है, जितना भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ में ऐसा है कि बहुत लोग हैं जो एक्चुअली में ये जो पर्सन विद ये PWD कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर कोटा को मिसयूज करके बहुत एब्जॉर्ब भी हुआ है, अभी भी ये चल रहा है। तो आई थिंक ये चीज को, और जो एक्चुअली में बिलोंग करता है उन लोगों को ये राइट्स को वो लोग ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मांग ये था कि सिर्फ हम मुदंग याबंग तक ही हमारा डिमांड को लिमिट नहीं रखना है। मुदंग याबंग ये जो है, शी इज अ सिंबल ऑफ ऑल द एग्रीड एस्पिरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से जो बिलोंग करता है। तो हम उम्मीद करता है कि ये जो है जो करेक्टिव मेजर्स है खास करके PWD के लिए, उसको अभी भी चेंज करना बाकी है। आने वाले समय में क्या आपकी पार्टी जो है सभी चुनाव लड़ेगी राज्य के? देखिए, इलेक्शन लड़ना इस एक्चुअली ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। नहीं भैया, आप तो पार्टी बना चुके हैं, नेता बन चुके हैं ना, तो सवाल बनेगा ना आपसे। डेफिनेटली। देखिए, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं है बोल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे जीतने हारने उस मोटो से नहीं आ रहा है। हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ पे इशू है, क्योंकि देखिए PAGC बिना चुनाव जीते तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? सुनिए, PAGC जब हम PAGC का तौर पे, PAGC का नाम से जब हम ये इशू को उठा रहा था उसका अम्ब्रेला में, तो ऐसा था कि हम लोगों का एक लिमिटेशन था कि हम प्रोटेस्ट धरना तक ही रह जाता है, उसका बियॉन्ड नहीं जा पाता है। तो हम वो चीज को, सरकार को हम अकाउंटेबल भी नहीं कर पा रहे। तो अभी हमारा मानना ये है कि अभी ये पार्टी फॉर्मेशन करने का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो स्टेट का रियल इश्यूज है उसको पब्लिक डोमेन में लेके आना, और वो उसको इलेक्शन का एक्चुअल मुद्दा बनाना। अभी जो पैसा का जो मुद्दा है ना, पैसा से जो चल रहा है, अभी उसको रिप्लेस करके जो हमारा जो असली इशू है, जो रियल इश्यूज है, जहाँ तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, दैट इज वन ऑफ द सीरियस इश्यूज, उसको लेके, जहाँ तक हमारा एजुकेशन सेक्टर का जो आपने देखा होगा यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना नीचे में हम लोग है, उसके ऊपर क्रॉस कर रहा है, बाकी सबसे नीचे है, बिहार को क्रॉस कर रहा है। यस, उसके अलावा यहाँ पे जितना भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यहाँ का सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ये सब कोई मुद्दा बनता नहीं इलेक्शन। ये आपका क्या राजनीति? तो हमारा मानना ये है कि देखिए, जितना हारना वो बात का बात है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये है कि जो पब्लिक का अहम मुद्दा है, जो अहम इशू है,
उसको पब्लिक का बीच में लेके आना और उसको सवाल करना, क्या ये आपका मुद्दा नहीं है क्या? आपको क्या आपका अपना बच्चा के लिए आपको जॉब नहीं चाहिए क्या? आपका बच्चा के लिए आपको एजुकेशन नहीं चाहिए क्या? आपका बच्चा के लिए, आपका भाई बहन के लिए आपको क्या स्वास्थ्य नहीं चाहिए क्या? तो दिस आर द रियल इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी ब्रॉट इन दी लाइमलाइट। तो हमारा चलते एक सवाल आपसे आखिरी और भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारा समय भी हो गया। बहुत सारा यूथ जो है ना अभी अरुणाचल प्रदेश में देखा जा रहा है कि ड्रग्स की तरफ जा रहा है। उनको मतलब एक आदत हो रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं वो लोग, लगातार लेते जा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस पकड़ते जा रही है वो लोग, उनकी संख्या तादाद बढ़ती जा रही है। आप खुद भी एक यूथ हैं, तो एक यूथ होने के साथ साथ एक नेता और एक छात्र नेता हम लोग बोल सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे आपने, क्योंकि अभी भी आप छात्रों के बहुत ज्यादा सपोर्टर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, तो उसमें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? देखिए, ये जो ड्रग्स का जो मेनास है, ड्रग्स का जो इशू है, दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। ये सोसाइटी के लिए भी और वो इंडिविजुअल के लिए भी, और जो कंसर्न उसका जो फैमिली है उसके लिए भी ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसका रीजंस अगर देखेगा तो इसका रीजंस बहुत ज्यादा है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज बिकॉज ऑफ द जॉबलेसनेस, क्योंकि यहाँ में इतना लोग जॉबलेस होके बैठा हुआ है। दे आर लुकिंग फॉर द इजी वे आउट। कोई ड्रग पेडलर बन जाता है तो कोई ड्रग कंज्यूमर बन जाता है। और दूसरा ये बात ये है कि यहाँ का जो माहौल है, आई थिंक इसमें और अवेयरनेस लेके आना जरूरी है जी। क्योंकि अरुणाचल देखा जाने से, अरुणाचल वैसे तो ये कोई ड्रग्स कल्चर इतना एविडेंट नहीं था, इतना बड़ा संख्या में नहीं होता था जी। हमने सुना था जैसे बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल शिलोंग को हम लोग सुनते थे एक ज़माना में कि वहाँ पे ड्रग्स चलता है, ये चलता है, या फिर बाकी स्टेट्स में जहाँ पे, क्योंकि जितना एडवांस होता है उतना ही ये सब कल्चर बहुत जल्दी ये आ जाता है। तो ये जो ड्रग्स का जो कल्चर है, आई थिंक ये जो बहुत सीरियस थ्रेट है और इसको हर किसी को समझना है। और खास करके जो यूथ है, ड्रग्स जो है डिस्ट्रॉय सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं करता है, पूरा एंटायर फैमिली को करता है, और जो उसका इमीडिएट जो सोसाइटी है, एवरीबॉडी गेट्स अफेक्टेड। तो मुझे लगता है कि अगर इसका अगर कोई समाधान है तो हम लोगों को यूथ के लिए यूथ सेंट्रिक एक रोड मैप लेके आना पड़ेगा जी। तब उन लोगों के लिए एक ऑप्शन रह जाता है कि हाँ, क्योंकि आप जब तक बिजी नहीं रहेगा, आप जब तक कुछ चीज में ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा जी, जब तक आपका माइंड आइडल है जी, तो ये सब रास्ता में जाने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है जी। तो मेरा तो मानना ये है कि ये कोई एक वन टाइम या फिर एक दो स्टेप से इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसमें दिस हैज टू बी एक कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें एक ये बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, रोड मैप बना के तब इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। ये छोटा से लेके आगे तक, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है जी। तो लगता है कि आई थिंक इसमें और अवेयरनेस होना, इसमें आई थिंक वी कैन हैव अ लॉन्ग डिस्कशन, ये इसी टॉपिक में कभी दिन हम इसमें बात कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे अनेक जो मुद्दे थे, बहुत सारे सवाल थे जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा था या कभी कुछ साल पहले भी पूछा था, वो सवाल आज हमने पूछा। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, और भी आपका कुछ सवाल होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आपके आवाज़ को लगातार उठाते रहें। सर ने उस चीज़ को बारीकी से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा।